आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सो बच्चों, अगर कोई सॉल्ट है मेरे पास, इमेजिन दिस इज अ सॉल्ट, ओके, दिस विल m प्लस एक्वस एंड दिस विल x माइनस एक्वस, और जो भी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, okay, it's very easy. 1 mole of ionic solid into its gaseous constituent ion is called lattice energy. कि किसी भी solubility of salt की solubility दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे और उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। सो लैटिस एनर्जी ज्यादा तो solubility होगा कम, और डेल्टा H हाइड्रेशन होगा ज्यादा तो solubility भी होगा ज्यादा। आप इसको हमेशा से याद रखना। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, ओके, ऑफ ग्रुप 1, स्पेशली इन ग्रुप 1 सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, और सिर्फ ग्रुप 2 में ऑक्जेलेट की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। पहले हम ये सीखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड solubility of salt depends on which factors actually, function of which factors. So this is very important and ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ चुका है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो हम सभी लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लिंक करता हूँ। ओके, सो बच्चों, अगर कोई सॉल्ट है मेरे पास, इमेजिन दिस इज अ सॉल्ट, ओके, दिस इज अ सॉलिड सॉल्ट। अगर हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे, ओके, तो क्या बन जाएगा फाइनली? दिस विल m प्लस एक्वस एंड दिस विल x माइनस एक्वस, और जो भी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ओके, इट्स वेरी इजी। अब हम इसको हेस लॉ के थ्रू कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायरेक्ट प्रोसेस हुआ, इसके बीच बीच में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे। तो आपने अपनी छोटी क्लास में एक लॉजिक पढ़ा होगा कि किसी भी आयनिक सॉलिड को द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of ionic solid into its gaseous constituent ion is called lattice energy. So लैटिस एनर्जी, और ये फाइनली क्या बन जाएगा? m प्लस गैस एंड दिस विल फॉर्म x माइनस गैस, ओके, और फिर ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ m प्लस एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ x माइनस। आई होप ये पॉइंट किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां से आपने क्या देखा कि किसी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे और उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। कैटायन का अलग, एनायन का अलग। इज इट ओके? बाय हेस लॉ you can see this in this picture. So you can say delta H of solution is equal to, अगर मैं नेचर को इंडिकेट कर लूं, लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होगा इस डायरेक्शन में? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देना होगा। सो लैटिस एनर्जी, और ये हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं इसको, दोनों को अगर हम साथ जोड़ दें, दिस इज फॉर कैटायन एंड दिस इज फॉर एनायन, सो वी कैन से मोड ऑफ डेल्टा जी हाइड्रेशन ऑफ mx सॉल्ट। ओके, ये मोड इसलिए लिया, वैल्यू निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप जो लोगे फाइनली निगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? हाइड्रेशन हमेशा क्या होता है? एंथैल्पी। तो मैं इस पे न्यूमेरिकल आपको नहीं सिखा रहा, बस मैं ये कह रहा कि किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दो लैटिस एनर्जी एंड उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा, अगर लैटिस एनर्जी किसी का ज्यादा, तो अरे टूटेगा ही नहीं तो घुलेगा कैसे? सो लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी होगा कम, और डेल्टा H हाइड्रेशन होगा ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी होगा ज्यादा। आप इसको हमेशा से याद रखना, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ओके, सो अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं जनरली। ओके, सो केस 1, जनरली जितने भी बड़े कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, और स्पेशली फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सॉल्ट्स,
जनरली इनके जितने भी ऐसे सॉल्ट्स हैं वो सभी की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर घटेगी। ओके, बट ये कुछ एक्सेप्शंस है और ये बहुत मजेदार है। जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, ओके, ऑफ ग्रुप 1, स्पेशली इन ग्रुप 1 सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी और इसी को हम सोल्वे प्रोसेस में यूज करते हैं। और सिर्फ ग्रुप 2 में ऑक्जेलेट की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, बाकी सबकी घटेगी। बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन है। और दूसरा है जनरली छोटे एनायंस ऑक्साइड, फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ सल्फेट, अरे ये तो बहुत आसान है, नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा। तो बस आपको देखना है, अच्छा ए आंसर। सो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन, देखिए अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं, सपोज MgCO3 है, कैल्शियम CaCO3 है, ओके, और नीचे आपका बेरियम कार्बोनेट है, तो बच्चे लोग सभी में एनायन तो कॉमन है, सभी में एनायन कॉमन है। अंतर कहां पड़ रहा है, Mg2+ से लेकर बेरियम 2+ तक। सभी को पता है इसका चार्ज भी सेम है और यहां पर रेडियस क्या हो रहा है, कम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे चार्ज जो आयनिक चार्ज डेंसिटी है Q/R क्या हो रहा है, नीचे जाने पर घट रही है। तो इसका मतलब नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी घट रही है और ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी घटाना है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटाना ही होगा। ओके, और उसमें भी किसका, केटायन का। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप कहोगे सर लैटिस भी घट रहा है, बट लैटिस के घटने से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है और एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसका आंसर बनाइएगा। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।